हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों को पार करो। अरे मल्लाहों का चक्कर छोड़ दो, तैर कर दरिया पार करो। माय डियर, आपको आज हम देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आज आपको हम एक थियरी है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहा किया करते हैं वेस्पर थियरी। किसके नाम से जाना करते हैं? वेस्पर थियरी के नाम से जाना किया करते हैं। और बाबू ये जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th की केमिस्ट्री, और अगर आप आगे चल करके मेडिकल या नीट की तैयारी किया करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं बाबू, तो बहुत ही जान लीजिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप सब लोग इस पूरे वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आज आपके एक एक धमनियों के अंदर जान लीजिए हम इस वेस्पर थ्योरी को एकदम प्रवेश कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा उम्मीद है एकदम पूरी तरीके से। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को अंत में जाते जाते लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार हो बाबू तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे वीडियो आपको हम विधिवत तरीके से हमेशा देते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज तो वेस्पर थ्योरी क्या है बाबू, सबके मन में बात यह आ रही होगी कि वेस्पर थ्योरी क्या है। तो वेस्पर थ्योरी का जो पहले चीज तो इसका पूरा नाम क्या है बाबू? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। बाबू ये पहली चीज हुआ आपका। फुल नेम क्या है इसका? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये ध्यान दीजिएगा, संयोजी क्या कहोगे बाबू? संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये पहली चीज तो इसका फुल नेम है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ये ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं इसके फुल नेम की, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। जिसका नाम इतना अच्छा होगा उसके अंदर का पूरा टॉपिक कितना अच्छा होगा आप सोच लीजिए खुश। जिसकी आप लोगों ने एक गाना सुना होगा बाबू, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, लोगों ने सुना होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, जिसका नाम इतना भयंकर है तो थियरी आपको कितनी अच्छी होगी। लेकिन बाबू मैं ऐसे आपको समझाऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से समझिएगा। सबसे पहली चीज तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये थियरी आई क्यों बाबू। बात इसलिए आई थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दिया गया था, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की सहायता से हम क्या कर सकते थे? किसी भी कंपाउंड की ज्यामिति की व्याख्या नहीं कर सकते थे। आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते थे तो ना हम हाइड्रोजन को कहीं पे भी आप व्यवस्थित कर देते थे। इसमें आपको कोई कभी नहीं बताता था कि यहाँ पे हाइड्रोजन को केवल यहीं रखिए, इसकी ज्यामिति कैसी होगी। जल में आप तुरंत H2O का स्ट्रक्चर बनाते थे तो आप तुरंत H2O ऐसे लिख दिया करते थे, लेकिन इसकी कोई एक निर्धारित ज्यामिति नहीं होती थी। तो इसी ज्यामिति को ही समझाने के लिए ही ये थियरी आई थी। पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, इस चीज को पहले समझ लीजिए कि ये सिद्धांत आया क्यों था। तो आपको हम पहली चीज बता रहे हैं कि इस सिद्धांत संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया गया था बाबू, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से किसी भी यौगिक की ज्यामिति की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। और ज्यामिति की जब व्याख्या नहीं की जा सकती थी तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे पावेल और सिडविक। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, दो वैज्ञानिकों को यहाँ नाम है। पावेल और सिडविक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इन्होंने वेस्पर सिद्धांत को दिया था, लेकिन इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम, मतलब सजने और संवारने का काम किसने किया था? नाइहोम और गिलेस्पी नामक वैज्ञानिकों ने किया था। बात क्लियर करिए, इस सिद्धांत को दिया था किसने? मैंने कहा पोसेल और सिडविक ने दिया था, और उसके बाद इसको बढ़िया तरीके से लाने का जो काम किया था वो किसने किया था? नाइहोम और गिलेस्पी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आपको ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहली चीज तो आपको पहली मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। सबसे पहली चीज तो संयोजकता का जो, अब ध्यान दीजिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। संयोजकता का
इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, पूरी नोट्स फुल दे रहा हूं आपको, जान लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे थे इसलिए इसको अपलोड भी कर रहे हैं। सिद्धांत की सहायता से, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की सहायता से बाबू किसी यौगिक की ज्यामिति की व्याख्या, ज्यामिति और एक चीज और होता है इसको बॉन्ड एंगल कहते हो, ज्यामिति एवं बंधन कोण की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, या वो असफल रहा। अब समझ में आया, जब कोई चीज एक थियरी कॉन्सेप्ट असफल होती है तभी दूसरी थ्योरी आती है बाबू। आपके घर में अगर आग लगी है तो आपको यह सोचना चाहिए कि किस तरीके से आग लगी, क्यों आग लगी, किसने आग लगाया, कब लगाया। जब ये भावना जिस दिन आपके समझ में आ जाएगी तो ऐसे आप समझिए थ्योरी क्यों आई, इसके पीछे कारण क्या था। आपके पास कीपैड वाला फोन था, आज एंड्रॉइड फोन आ गया, क्यों आया, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज थी, ऐसी आपके सिस्टम्स थे जिसके कारण आपको वो सब समझने में आदत है चाहिए। तो संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत रहा वो किसी भी कंपाउंड के ज्योमेट्री को और बॉन्ड एंगल को बताने में वो व्याख्या नहीं कर पाया। अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सिडविक, इस वैज्ञानिक ने, सिडविक ने, इस चीज को ध्यान दीजिए, सिडविक ने क्या किया, इनका साथ और किया था वैज्ञानिकों ने, सिडविक ने वेस्पर सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, वेस्पर सिद्धांत दिया। किंतु बाद में, इस चीज को ध्यान दीजिए, किंतु बाद में इन्होंने 1957 में दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नाइहोम और कौन आपके गेलेस्पी, नाइहोम्स और कौन वैज्ञानिक आपके गेलेस्पी। नाइहोम और गेलेस्पी ने इसकी क्या किया था, व्याख्या किया, इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। मतलब अगर थोड़ा सा सिडविक और ये दोनों वैज्ञानिक इनके साथी थे, दोनों लोग थोड़ा सा अगर काम कर गए तो पूरे सिद्धांत दे दिए होते, लेकिन इसको सजने और संवारने का काम आप समझ रहे हो ना। इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिया माता देवकी ने, और पालन पोषण किसने किया, यशोदा माँ ने किया। तो लोग ज्यादा करके किसका, यशोदा का नंद लाला कहते हैं, कोई देवकी का नंद लाला कहा है, लेकिन बाद में देवकी का भी नाम लिया गया, लेकिन जितना यशोदा के साथ उनका जोड़ा गया उतना माता देवकी के साथ नहीं। देवकी नंदन आखिर कहा जाता है, लेकिन यशोदा का नंद लाला ज्यादा फेमस है। तो यहां समझिए नाइहोम और गेलेस्पी ने क्या किया, इसकी व्याख्या किया। ये चीज आपको समझना चाहिए, पहली चीज इतना समझ में आ गया बाबू। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो था वो किसी भी कंपाउंड की ज्यामिति और ये एक्सप्लेन करने में असफल रहा, फिर सिडविक ने वेस्पर सिद्धांत दिया, किंतु बाद में 1957 में नाइहोम और गेलेस्पी ने इसकी क्या किया, व्याख्या किया। अब वेस्पर थ्योरी जो है, ये चीज ध्यान दीजिए, नियम में केवल एक लाइन लिख दिया जाता है बाबू, लेकिन जब कोई थ्योरी होती है तो उसमें कई नियम मिल करके किसी चीज को बनाते हैं। तो पूरा जो ये नियम है उस नियम में आपको हम बता रहे हैं, वेस्पर सिद्धांत के अंतर्गत जो आने वाले पहले चीज है, ध्यान दीजिए, किसी भी, अब एक नियम मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, किसी भी यौगिक जो हुआ करता है, यौगिक की ज्यामिति, किसी भी यौगिक की क्या होती है, ज्यामिति, उसके वाह्यतम कोष, कौन से, वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, पहला जो वेस्पर थ्योरी का सिद्धांत है उसका बता रहा हूं, वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या करती है, निर्भर करती है। पहला चीज आपको बता दिया, पहला सिद्धांत इसको आपको बता दिया, समझ में आ जाना चाहिए। Anyone's compounds has been geometry determined into the valence shell of electron। कोई भी कंपाउंड होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो उसके वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, जिसे संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपने इतना दिन से पढ़ा था, बार बार चिल्लाते थे संयोजकता संयोजकता संयोजकता, संयोजकता का मतलब उसी पे डिपेंड कर रही है उसकी ज्योमेट्री। अब ऐसे अगर सल्फर है, ये 16 है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 6। अब इसके जो वाह्यतम कोष का मतलब एकदम किनारे 6 है ना, तो इसकी ज्योमेट्री सल्फर में अगर कोई कंपाउंड रहेगा कहीं बनाओगे तो इसकी ज्योमेट्री से सल्फर के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब जो इसके वाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है।
और जो वाहिदक कोष का इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो ये दोनों सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। माय डियर रसगुल्लो, क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से इसको समझ लीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा ना वीडियो, कितना वायरल कर दीजिएगा कि हर बच्चे के नस नस में वेस्पर थ्योरी गूंजनी चाहिए, एक एक दिमाग में एकदम गूंज जाए वेस्पर थ्योरी क्या है माय डियर। और अच्छा लग रहा हो तो वायरल करिए। जैसे उस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था नकारात्मक विद्यार्थियों, सोच वाले विद्यार्थियों से बच करके रहा, बच्चों ने उसको इतना वायरल किया बाबू। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे मैंने 12th वाले बच्चों को पढ़ाया है, उनको देखिए मैं लगभग सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर सब पढ़ा दिया, क्योंकि उनके पास ट्रैफिक है, बच्चे हैं उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं बाबू की एकदम करेजा ना एकदम कंटास हो जाता है, जान लीजिएगा। तो ऐसे आप लोग भी देखिए, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, बाबू समझा रहे हैं आपको, तो आपका भी कुछ कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को शेयर करो। हो सकता है आपके साथ और कुछ बच्चे, यहाँ तक तो मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमसे टच में नहीं है लेकिन कहीं और दूसरे स्थान पे पढ़ रहे हैं, वो हमसे बताते हैं सर आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपका हम एक वीडियो पर डे देख करके सो जाते हैं। अब ऐसे भी जहाँ पे टीचर्स उतने अवेलेबल नहीं, बच्चों को कम समझ में आ रहा है, मान लीजिए पढ़ा भी रहे टीचर, तो उन बच्चों की कितनी हेल्प हो जाती है। इसीलिए आपसे भी कहते हैं कि आपको सब, आप जब भला तो जब भला, आपके साथ साथ सबका भला कीजिए और हमारा भी भला हो जाएगा। अब आइए ध्यान दीजिए, थोड़ा हमको भी कमेंट मिलेगा, हम भी खुश हो जाते हैं बाबू। तो अब ध्यान दीजिए, नागोम और गिलस्पी ने नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इस चीज को समझिए। पहली चीज समझ में आ गया, इसको क्या कहते हो? आटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहोगे। और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है कोर, कोर माने एकदम बढ़िया जो व्यवस्थित है, वो कहीं नहीं जाएगा। दूसरी बात बताया गया क्या, आप ध्यान दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब आगे बताया गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाबू, ये 2 प्रकार के होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज ध्यान देना। पहला जो हुआ करता है उसको हम लोग कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको? बंधित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म बोल दीजिए पूरा। इसको आप लोग कह सकते हो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट में इसको कहोगे आप लोग बीपीएस। क्या कहोगे? बीपीएस। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बताया गया उसको कहा गया अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया बाबू? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या युग्म। इसको आप लोग कहा करते हो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट में इसको टीएलपीएस। क्लियर है? ये समझ तो चलिएगा। बताया गया कि कोई भी कंपाउंड होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो वाहिदक कोष के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, और जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन होता है ये 2 प्रकार का होता है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरा होता है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। अब हमारे बात ये नहीं समझ में आती कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बंधित मतलब जो बंधा रहेगा, अनाबंधित मतलब जो बंधा नहीं है। कहाँ नहीं बंधा है? बंध के निर्माण में। क्लियर हो गया बाबू? तो यहां पे बताओगे जो इलेक्ट्रॉन, क्लियर करिएगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो बंध के निर्माण में सहायक होता है। किसमें होता है? बंध के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बंध के निर्माण में क्या होता है बाबू? सहायक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान दीजिए। और इसमें अनाबंधित क्या कहोगे? जो इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे भी कह सकते हो, जो बंध के निर्माण में क्या फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, आवारा, सहायक नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, सहायक नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं माय डियर? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। ये क्लियर हो गया ना सबको इतना? अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अमोनिया में। अमोनिया में आप जानते हो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से।
यहाँ से हाइड्रोजन और आपका ये फिर हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ने भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी तो ये हुआ है। तो अब आप सोचिए कि जो ये बॉन्ड बना हुआ है, आप ये बॉन्ड को ऐसे समझ लीजिए बाबू, ये ऐसे H है, ऐसे ये H है। अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको आप लोग बॉन्ड पेयर कहोगे, क्या कहोगे इसको? BPS, बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन, इसको कहोगे बॉन्ड पेयर्स, इसको कहोगे बॉन्ड पेयर्स। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के निर्माण में सहायक नहीं है, इसी को कहोगे आप लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब ऐसे अगर आप जल का बनाते हो तो जल में यह सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण में सहायक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊपरा बैठा है और ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के निर्माण में सहायक नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप समझ रहे हो कि पहले मैंने बताया बंधित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में सहायक होता है उसको बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बंध के निर्माण में सहायक नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। बातें क्लियर हो गई? तो आपको तीन चीजें यहां से क्लियर हुई। कोई भी कंपाउंड है, ज्योमेट्री वाली चीज थी, ज्योमेट्री वाला ज्योमेट्री कर रहे थे इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी यौगिक की जो ज्योमेट्री होती है उसके आयतन कोष के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, जिसे संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का होता है, पहला बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में सहायक है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, ये सब बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है। समझ में आ गया? और ये कैसा है? लोन पेयर। आप समझ में आ गया कि नहीं? तो आप इतना समझ लीजिएगा, इतनी चीज से समझ में आना चाहिए। अब नियम नंबर 3, अब आपसे यहां से कितना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, तो इसके बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे। अब आगे नियम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। आगे जो नियम है वो ये कह रहा है, कोई भी ध्यान दीजिए सब लोग अच्छी तरीके से। नियम नंबर 3 में कि यदि किसी कंपाउंड में केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी जो ज्यामिति होती है वो रेगुलर होती है, मतलब सब इलेक्ट्रॉन अपन बिजी यहाँ आराम से, तो कहूं कोनो डिस्टरबेंस ना आए, सब बढ़िया से एकदम सेफ उसका रेगुलर होता है, सब बिजी है एकदम। भाई तुम भी बॉन्ड बनाओ, हम भी बॉन्ड बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं, उसका सेफ एकदम रेगुलर होगा। तो आप यहां से आप समझ लीजिए, किसी यौगिक में यदि सभी कैसे हैं बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उसकी ज्यामिति कैसी होती है? नियमित होती है, मतलब रेगुलर होती है। ये कर लीजिएगा। इफ एनीवन्स कंपाउंड्स प्रोजेक्ट्स ऑफ ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, these are geometries are regular। कोई भी कंपाउंड होगा अगर उसमें केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है नियमित होती है। यहां तक तो समझ में आएगा। लेकिन जहां चौथा नियम आया, यहीं से माय डियर एकदम जान लीजिए, यहीं से मामला पूरा गड़बड़ हो गया कि यदि बॉन्ड पेयर के साथ साथ अगर लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्ड पेयर के साथ साथ अगर लोन पेयर भी आ गया, लोन पेयर मतलब जिसको कोई काम नहीं है, बैठे रहेगा चुपचाप, ये ध्यान दीजिए। जैसे हमने बताया था, आपको समझाया भी था, जैसे क्लास में कुछ बच्चे रेगुलर हैं, पर डे स्कूल आ रहे हैं, उनकी क्लास में सब कुछ अच्छी है, लेकिन जो बच्चा थोड़ा रेगुलर कम है और वो बीच बीच में कभी कभी झलक दिखला जाए, समझ में आया, तो आप क्या करेगा, वो एक दिन आएगा, तो जब एक दिन आएगा तो सब बच्चों को डिस्टर्ब करने लगेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिए, एक दिन एक आया तो डिस्टर्ब करा, दो ही होगा तो आउट डिस्टर्बेंस करने लगते हैं, जान लीजिएगा। तो वही हाल है कि अगर लोन पेयर आप आ गया तो बॉन्ड पेयर को डिस्टर्ब करेगा। अब ध्यान दीजिए क्या होगा बाबू, अब सुनिए यहां, यदि किसी यौगिक में बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे इसमें बॉन्ड पेयर भी है लोन पेयर भी है, उपस्थित होता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एवं बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स में
प्रतिकर्षण होने लगता है। आई हाइड यू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, आई हाइड यू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण होने लगता है, मतलब वो रिपेल कर देगा। जो बेचारे एकदम रेगुलर शेप में थे वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और नियम नंबर 5, ये जो प्रतिकर्षण का क्रम होता है, प्रतिकर्षण जो हुआ करता है, प्रतिकर्षण की जो क्षमता होती है वो चीज आप ध्यान दीजिए, वो सबसे कम किसमें होती है, बॉन्ड पेयर में। यही पूरी वेस्पर थ्योरी की यही कॉन्सेप्ट है, सबसे कम होगा बीपीएस। अगर बॉन्ड पेयर्स है, बॉन्ड पेयर तो सबसे कम होगा। इसके बाद थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो बॉन्ड पेयर्स के क्या हो जाएगा, साथ लोन पेयर्स हो जाएगा। मतलब अगर बॉन्ड पेयर्स जैसे अब यहाँ पे चल रहा है रिपल्सन, तो बॉन्ड पेयर्स में, इसीलिए यहाँ कम होगा, यहाँ पे भी कम होगा। लेकिन ये जो लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इसीलिए ये जो लोन पेयर होता है हाइड्रोजन कहता है थोड़ा और झुका देता है। तो जो बेचारे का रेगुलर शेप रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यही थियरी है, विस्पर थ्योरी यही तो है कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर दे रहा है। और सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर्स, और किसमें बाबू, लोन पेयर्स में। वेस्पर थ्योरी की यही इतनी चीज जान है, ये जान लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण होता है, युग्म का रिपल्सन होता है, किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का। देखो नियम पूरा आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये सबसे कम बीपीएस में होता है। और उसके बाद फिर बीपीएस और किसमें होता है, एलपीएस में। अब जैसे यहाँ बीपीएस है, इसमें कम होगा, इसलिए रेगुलर होता है, सिर्फ एकदम समझा छोड़ो यार। यहाँ फिर क्या होता है, बीपीएस और एलपीएस में उससे थोड़ा ज्यादा, जैसे ये है। लेकिन इसमें क्या होता है माय डियर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर दोनों इस तरफ से, ये ऊपर से और ये दोनों मिला जैसे हाइड्रोजन को ऐसे सिकोड़ देते हैं। तो जो हाइड्रोजन अभी एकदम चौड़िया के एकदम बढ़िया से ऐसे खड़े हुए हैं, फिर ऐसे सिकुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं। और जब झुक जाते हैं तो यही क्या है, वेस्पर थ्योरी है। मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो लोन पेयर होता है, वो बॉन्ड पेयर को रिपल कर देता है। तो इधर ऊपर से, अब जैसे मैंने कहा था, एक मान लीजिएगा था जो कभी कभी भी दे रहा था, अब दुई आ गए। और जब दुई आ जाएंगे दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, और जितने स्टूडेंट होंगे उनको और दवाई देंगे, जान लीजिएगा। तो बेचारे और जो रोज आने वाले हैं, जानते कल ही तो आएंगे नहीं, हम तो रोज आने वाले हैं, इसलिए बेचारे कहते झुक जाओ, झुक गए दोनों, जान लीजिए। अब समझ में आया बाबू, बस केवल यही इतना पूरा कॉन्सेप्ट है, थियरी यही पूरी है। आपको पूरा नियम बता दे रहा हूं, किसी भी यौगिक की ज्यामिति उसके वाहकम कोष के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, जिसे संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का होता है, पहला होता है बंधित इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो बंध के निर्माण में सहायक होता है, उसे बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अनाबंधित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो बंध के निर्माण में सहायक नहीं होता है, उसे अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यदि केवल बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस यौगिक की ज्यामिति नियमित होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। और यदि किसी यौगिक में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी आ गए, जो बॉन्ड का निर्माण नहीं कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं, तो उस लोन पेयर क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, ऐसे दबाए देंगे। और फिर उसके बाद जो प्रतिकर्षण का क्रम है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड पेयर्स में होता है, फिर बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स में होता है, फिर लोन पेयर्स। अब ऐसे किसी बॉन्ड पेयर्स में, जैसे किसमें केवल अगर बॉन्ड पेयर जैसे मीथेन, अब मीथेन का आप बनाइएगा तो मीथेन में कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए मीथेन में बचाए सब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों यूज में आ गए। अब कोई लोन पेयर है कि नहीं, अब डिस्टर्ब करो, कोई नहीं, मीथेन एकदम आवारा मस्त घूमता है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ गई बाबू, इतनी थ्योरी है, पूरी थ्योरी आई होप आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसका थ्योरी का कुछ आपको और आगे बता रहा हूँ, आगे समझिए रसगुल्लो, बढ़िया तरीके समझिए। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करें, एक बार फिर से लाइक करें, और कमेंट नहीं किए बढ़िया सा एक कंटास कमेंट करें, समझ रहे हो ना आप लोग, बढ़िया सा कमेंट कीजिए बाबू। और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो, और ऐसी थियरी को अक्खा लाइफ याद रखो।
मैंने शुरू में कहा था ना वीडियो के केमिस्ट्री आपके रग रग में बैठा दूंगा, एकदम ध्यान दीजिएगा भाई। अब मैं ऐसा उदाहरण बता रहा हूं जिसमें केवल बंधित केवल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, केवल बंधित इलेक्ट्रॉन वाले यौगिकों की ज्यामिति। समझिएगा रसगुल्ला, ज्यामिति मतलब ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जिसमें केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी उस चीज को बता रहा हूं बाबू, ध्यान देना। जैसे बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरी चीज ज्यामिति मतलब अगर आकार कैसा होगा, तीसरी चीज बंधन कोण, बॉन्ड एंगल, और फिर एग्जाम्पल्स ये, और लास्ट में संरचना। जो पेड़ हमने लगाया उसी का फल हम खा रहे हैं। आपकी जैसी सोच होगी आप वैसे ही रहेंगे। अगर आपको अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, संगत अच्छे लोगों के साथ कीजिए। अब अगर बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। अगर केवल 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, अभी हम नॉन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एकदम प्योर रेगुलर वालों की बात कर रहे हैं, एकदम रेगुलर जिसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 रहता है तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी माय डियर? रेखीय। कैसी होगी? रेखीय। बंधन कोण जो होगा वो 180 अंश आएगा। एग्जाम्पल इसका होता है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेरिलियम को बीच में रख दीजिएगा, एक क्लोरीन इधर हो जाएगा, एक क्लोरीन इधर। इसके बाद हम कोष में दीजिए इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई लोन पेयर बचा नहीं। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी? 180 अंश की। केवल इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जाम्पल आपको अमोनिया मिलेगा और जल मिलेगा। और आपके यहाँ एग्जाम में यही आता है कि वेस्पर सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या कीजिए? जल और अमोनिया की संरचना बनाइए। तो देखिए 3 अगर होगा तब 3 होगा तो उसका शेप कैसा होगा? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय। और इस समय बॉन्ड एंगल होगी 120 की और इसका एग्जाम्पल है BeCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, ये बेरिलियम क्लोराइड है। अब जैसे इसका अगर बनाओगे तो ये B रखोगे। अब इसकी आप जब शेप की बात करोगे तो आपको 3 इसके बढ़िया तरीके से, जैसे एक आपको यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से। और जो ये एक क्लोरीन यहाँ हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल बन जाएगी वो कितने की बनेगी? 120 अंश की। और जो अगला है जो सबसे ज्यादा रहस्यमय तरीके से है, जैसे 4 जो होता है जब रहेगा 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, केवल इसमें भी लोन पे इलेक्ट्रॉन में नहीं है, तो इसका कैसा शेप होगा? समचतुष्फलकी। आप लोग अपने 11th के जो ऑडियंस हैं उन सबको अगर आप वीडियो शेयर करोगे और अच्छा तरीके से सब कुछ परफॉर्मेंस रहेगा तो हम आपको 11th की भी केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बस वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग कितना अपने साथियों को इकट्ठा करते हो। समचतुष्फलकी बाबू, और यहाँ पे जो होगा 109 अंश और ये 28 मिनट ये होता है। और इसका जो होगा आपका 128 मिनट का, इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीथेन। और इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इस तरीके से यहाँ कार्बन ये, और ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाया किया करता है, तो ये इस तरीके से। और जैसे आपको देखे होंगे, आपको बताया कि ये ऐसे से इसका और फिर इस तरीके से देखने को मिलेगा। और यहाँ बॉन्ड एंगल 109 अंश और 28 मिनट की होती है और ये शेप समचतुष्फलकी होता है। और अगर बॉन्ड जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू 5 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो उसका शेप जो होता है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। कैसा होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। पिरामिड हिंदी थोड़ा कठिन होती है, मीडिय। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होती है वो 90 की होती है और 120 यहाँ पे भी। और इसका एग्जाम्पल है PCl5।
अभी आप जो पीसीएल का शेप बनाते थे कहीं पे भी तुरंत पी यहां रख करके लो सीएल 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 कहीं पे भी रख देते थे, लेकिन जब ये थ्योरी आई इसने कहा नहीं, सबको एक निश्चित स्थान पे रखिए। अब त्रिकोणी है तो आप पहले से त्रिकोणी बना लीजिए इस तरीके से, ये आकार दे रहा हूं बोल बस ये, और यहाँ पी को रखिए सेंटर एटम के रूप में। एक तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बॉन्ड पेयर्स, यहाँ क्या है बॉन्ड पेयर्स, सब पांचों है पांचों। ये त्रिकोणी है, क्या है त्रिकोणी, अद्विपिरामिड मतलब एक ऊपर जाएगा और एक कहाँ आएगा नीचे, तो यहाँ सीएल यहाँ से। अब क्लियर हो गया बाबू ना। तो ये त्रिकोणीय बाइपिरामिडल क्या है स्ट्रक्चर है। और अब इसके बाद अगर आपका कितना रहेगा 6 रहता है तो उसका शेप होता है अष्टफलकी। कितना होता है अष्टफलकी, बॉन्ड एंगल होती है 90 डिग्री। और इसका एग्जांपल है SF6, क्या है SF6। और इसका बनाओगे तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे तिरछा बर्फी कट बना दिया करिए, यहाँ पे यस ये और यहाँ से यफ और एक यफ नीचे, और ये जो होता है ये आपका अष्टफलकी शेप है। 7 होगा तो उसका फिर पंचकोणीय द्विपिरामिडी होगा, और उसका एग्जांपल होता है बाबू IF6। तो बाबूजी आज हमने क्या किया, इस तरीके से आपको पूरी वेस्पर थ्योरी को बताने का प्रयास किया। आई होप अगर आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया, समझ में आ जाएगा। और थ्योरी है बाबू, एक बार इसे आप लोग फिर से रिमाइंड करके देखेंगे 2 बार, तो आई होप पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। बाबू हमने जो भी था समझाने का पूरा प्रयास किया। मिलेंगे बाबू एक नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।